हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। देयर आर डिफरेंट चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड you know very well the attractive nature and repulsive nature of the charge. Means similar charges repel to each other and opposite charges attract to each other. हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था। बैलून, अगर दो बैलून चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसी बिहाफ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलॉम का लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड, दैट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलॉम ने इसको किया था और अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बोथ आर नेसेसरी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, दैट इज पॉइंट चार्जेस इज इंपॉर्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. And force is vector quantity, that's why the direction of force is also necessary. Then what is the direction of the force? It is along the line joining the two charges. तो अगर दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स लगता है, वो या तो अट्रैक्टिव दैट इज आकर्षण या प्रतिकर्षण दैट इज रिपल्सिव होता है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, सेम नेचर के हैं, तो इनके ऊपर फोर्स रिपल्सिव लगेगा, बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, दैट इज एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव अगर हो जाए तो दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो फोर्स तब भी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ही होगा। तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर, फोर्स रिपल्सिव नेचर। और क्या बताया कूलॉम्स ने? द फोर्स of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charges. दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर नेचर, दैट इज इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। R is the distance between the two charges. R is when you combine both then F is proportional to product of the charges divided by distance, square of distance between them. When the proportionality sign is removed and it is equals to, then a constant K is applied and it is experimental value, that is R. Then here is the constant, K is a constant. Here we are written small k. K is a constant, and on what factor its value depends? The value of constant k depends. First, the medium between the two charges. First of all, what is the medium exists between the two charges? दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है, इस पे डिपेंड करेगा। दैट इज मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अगर इनके बीच का मीडियम एयर है, इनके बीच का मीडियम वैक्यूम है, इनके बीच का मीडियम ऑयल है, इनके बीच का मीडियम वाटर है, तो फोर्स इफेक्टिव होगा ड्यू टू
of K. And second one, the unit. किस यूनिट में हम लोग इसको रख रहे हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट. The unit used, the system of unit used, you may write. तो इन दो चीजों पे एक ही वैल्यू डिपेंड करती है. तो हम लोग जनरली फिजिक्स में SI यूनिट यूज करते हैं. फॉर SI यूनिट, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल. व्हेन फोर्स इज इन न्यूटन, Q is in charge, that is charge in coulomb, and R in meter, then K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, that is 1/4 pi epsilon naught. Here it is another constant, that is epsilon naught. epsilon naught होता है परमिटिविटी, permittivity of free space, or you may write vacuum, permittivity of free space or vacuum. तो epsilon naught permittivity of free space होती है कि उस मीडियम की, दैट इज वैक्यूम या स्पेस में, वो किस तरीके से फोर्स या चार्ज के बीच के फोर्स को परमिट करता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम. तो कूलॉम्स लॉ आपका क्या आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, more appropriately mod of product of the charges and square of distance between them. This is the Coulomb's law, that is force of attraction or repulsion between the two charges. And इसकी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है 9 into 10 power 9. 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलॉम स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है. ओके, तो हम लोगों ने जाना कूलॉम फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. And in SI system 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. And epsilon naught is the permittivity of free space or vacuum. epsilon naught की वैल्यू कैलकुलेटेड है 8.854 into 10 to the power -12 एंड यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.854 into 10 power -12. तो यहां पे अगर हम वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो 1/4 into 3.14 and to 8.854 into 10 power -12. तो इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. तो दिस इज द कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ के जरिए हम लोग फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम रखते हैं तो फोर्स इफेक्टिव होता है. फोर्स किस तरह से इफेक्टिव होता है और मीडियम का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग अगली बार पढ़ेंगे. ठीक है.